नया टॉपिक हेडिंग डालो, किसी व्यक्ति में लिफ्ट का भार। ठीक है, लिफ्ट देखे हो कि चढ़े हुए कार पर, चढ़े हो ना? हाँ, चलो तब तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या होता है, हम एक लिफ्ट लेके चल रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई पर्सन होता है, खड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है। ठीक है, क्या परिस्थिति मतलब जब इंसान लिफ्ट में एंटर करता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग स्टेज में जब लिफ्ट स्थिर हो तो सिचुएशन क्या हो सकता है। ठीक है, लिफ्ट चलाए मान लो, मतलब ऊपर की ओर जा रहा हो तो सिचुएशन क्या हो सकता है, लिफ्ट नीचे की आ रहा हो तो सिचुएशन क्या होगा, मतलब कि ऊपर और नीचे में दो कंडीशन होगा, जैसे कि लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही हो, समान मंदन से नीचे आ रही हो, ठीक है, या समान त्वरण से नीचे आ रही है, समान मंदन से नीचे आ रही है। इस टाइप का बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यही नहीं कि सिर्फ लिफ्ट, इस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो क्लियर कर लेता है, ठीक है, हो जाता है, उसका क्लियर कर लेता है। वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है, चेक कर सकते हैं। नहीं ठीक है, वो आ जाता है, उसका टेंशन नहीं है, ऑटो एडजस्टमेंट रहता है, लाइटिंग के इफेक्ट के हिसाब से अपने आप से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। अब ध्यान देना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़े हो, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ एक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। अब ध्यान देना, अगर ये पर्सन लिफ्ट में खड़ा है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये किस तरफ लगाएगा फोर्स? नीचे की तरफ लगाएगा। तो नीचे फोर्स कैसे लगाएगा? जितना इसका बॉडी वेट होगा उतना ही फोर्स नीचे लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ ये कितने द्रव्यमान का आदमी है, मान के चलते हैं m द्रव्यमान। कितने द्रव्यमान का? m द्रव्यमान। मुझे इसका द्रव्यमान नहीं पता, ठीक है, मैं मान के चलते हैं इसका द्रव्यमान। ठीक है, तो m द्रव्यमान के साथ अगर वो नीचे है, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके साथ त्वरण भी लगेगा। कौन सा त्वरण लगता है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति का टोटल भार बोलेंगे ना हम लोग, कितना होता है, तो इस व्यक्ति का टोटल भार हो जाएगा फिर W = m इसका द्रव्यमान है और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर W का मान कितना हो जाता है? mg। ठीक है, मतलब इस व्यक्ति का कुल भार कितना हो जाएगा? mg। ठीक है, m क्या हो जाएगा? इस व्यक्ति का द्रव्यमान और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है नहीं, हम सबके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण लगा हुआ है। आप यहाँ बैठे हो किस वजह से बैठे हो? गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। गुरुत्वीय त्वरण का हटा दिया जाए, सबके सब हवा में उड़ने लगेंगे। अभी हवा में उड़ना, यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, कि हवा में कैसे उड़ते हैं, यहाँ पर वो भी समझाऊंगा। तो इस नंबर 5 उसी का है कि गुरुत्वीय त्वरण हटने पे लिफ्ट का मान कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये क्या हो गया इसका भार। अब ध्यान देना, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। अगर ये इतने ही भार से, अपने भार से लिफ्ट को नीचे की तरफ दबाता है, तो लिफ्ट क्या करेगी? उतना ही भार ऊपर की तरफ लगाएगी, तब तक उसको लिफ्ट को ऊपर ले जाएगी। तो देखो यहाँ पर इस व्यक्ति का भार किस तरफ लगेगा? नीचे की ओर। और प्रतिक्रिया बल किस तरफ लगता है? ऊपर की ओर लगता है। हमेशा लगता है नहीं, रस्सी, बाल्टी, पानी, कुछ याद आ रहा है? बाल्टी क्या करती है? नीचे की ओर अपना भार लगाती है। खींचने वाला क्या करता है? ऊपर की ओर लगाता है। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे, इस व्यक्ति का भार नीचे की तरफ, तो प्रतिक्रिया बल क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। तो आर क्या है? प्रतिक्रिया बल है, mg क्या है? व्यक्ति का भार है। यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हैं। W क्या है? व्यक्ति का भार, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? mg। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। कौन सी ग्रेविटी है वो? गुरुत्वीय त्वरण। F क्या होता है? कुल बल। इसका मीनिंग बाद में समझाऊंगा, नीचे उसी के बाद आएगा। A क्या है? लिफ्ट का त्वरण और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर इन दोनों त्वरण पे ध्यान देना, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। G गुरुत्वीय त्वरण है और एक क्या है? लिफ्ट का त्वरण। ठीक है, लिफ्ट का त्वरण कैसे कैलकुलेट होगा? जब लिफ्ट क्या करेगी? मूव करेगी, चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे लिफ्ट नीचे आए। अगर लिफ्ट स्थिर है तो एक का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और बाकी टाइम में गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन लिखा हुआ है, याद रखना, लिफ्ट में mg का मान कभी नहीं बदलता। याद रखना, यहाँ पर लिफ्ट में क्या रहेगा? आपका mg का मान कभी नहीं बदलेगा। एक और बात बताया था मैं, जो आपका द्रव्यमान है, ठीक है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। चाहे आप यहाँ रहो चाहे चंद्रमा में रहो, कभी आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, क्या बदलता है? भार बदलता है। क्या बदलता है? भार। भार स्थितियों के हिसाब से आपका बदल सकता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना लोग, यहाँ आपका द्रव्यमान अगर क्या मतलब, यहाँ आपका भार जो है 80 किलोग्राम का है, तो चंद्रमा में जाके क्या हो जाता है? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 60 है, 1/6 करोगे तो कितना हो जाएगा? नहीं, भार और द्रव्यमान अलग अलग नहीं होता है। द्रव्यमान मतलब बेटा सिर्फ मास। ठीक है, अगर उसमें ग्रेविटी ऐड हो जाए
तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है, देखो mg mg g m w = mg लिखे ना, तो अगर ये क्या है w = mg, यहाँ पर अगर g का मान पृथ्वी में कितना है 9.81, ठीक है, लेकिन g का मान यहाँ पर चंद्रमा में बोले हम लोग, चंद्रमा में तो कितना हो जाएगा g का मान 2 पॉइंट समथिंग है, 2.31 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये होता है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर mg जब इंटू करोगे ना तब जाके इसका द्रव्यमान निकलेगा। तो जिस व्यक्ति का द्रव्यमान यहाँ पर पृथ्वी में अलग होगा और चंद्रमा में अलग होगा। ठीक है, दोनों के लिए यही होगा फार्मूला mg। ठीक है, तो g का मान दोनों जगह अलग अलग है, यहाँ पर 9.81 पुट करोगे, यहाँ पर 2.31। ठीक है, अलग अलग होता है। तो वही एक चीज है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, लेकिन भार जगह के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वैक्यूम में चले जाओगे तो आपका भार और बदल जाएगा। ठीक है, वैक्यूम में क्या होगा, मृत्यु त्वरण का मान हट जाएगा, एयर हट जाएगा, स्पीड हट जाएगा, आपका द्रव्यमान तो रहेगा उतना, लेकिन भार क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, लिफ्ट में mg नहीं बदलता, लिफ्ट में परिस्थितियों के हिसाब से क्या बदलता है, r का मान बदलता है, मतलब कि mg हमेशा कांस्टेंट रहेगा, r का मान हमेशा बदलता रहेगा। ठीक है, इतना लिखो, इसके बाद हम कैसे बारे में पढ़ेंगे। हाँ, प्रतिक्रिया बल लिखा हूँ यहाँ। ठीक है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल पढ़े हो नहीं, यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा जो नीचे बल लगाया जा रही है क्या है, क्रिया बल, और यहाँ क्या है, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, हाँ ठीक है, आए क्या है कुल बल, इसके बारे में बताऊंगा। इतना लिखो, फिर केस 1 के बारे में पढ़ेंगे। लिख लेना इतना। हाँ, अब डालो केस 1, लिखो केस 1। केस 1 लिखो, मतलब कि स्थिति नंबर 1, बहुत सारी स्थिति होती है, केस 1 ही लिखो, स्थिति मत लिखो, समझ केस ऐसा लिख लेना, CAS, केस। इसमें टोटल 6-7 केस होते हैं, जिसमें से पहला केस पढ़ रहे हैं। केस लिखो, स्थिति नंबर 1। हाँ, स्थिति नंबर 1, जब लिफ्ट स्थिर हो। क्या पढ़ेंगे हम लोग, जब लिफ्ट स्थिर हो। ठीक है, पहला केस क्या है, जब लिफ्ट स्थिर है। एकदम कान नाक को खुला रखना, इसमें बहुत सारा काम देखने को मिलेगा, और एकदम आसान है, लेकिन समझने लायक है पूरा। ठीक है, और कुछ नहीं समझने का बस। लिखो, मान लो m द्रव्यमान लिखते जाओ। मान लो m द्रव्यमान का कोई व्यक्ति चलो तुम लोग डायरेक्ट बताइए। m द्रव्यमान का कोई व्यक्ति लिफ्ट की फर्श में खड़ा है। लिफ्ट की फर्श मतलब ये देखो, लिफ्ट की फर्श। मान लो m द्रव्यमान का कोई व्यक्ति लिफ्ट की फर्श में खड़ा है, तब व्यक्ति अपने भार W के कारण, क्या होता है भार W, व्यक्ति अपने भार W के कारण mg बल, मतलब कि ये है ना mg, भार का कारण W के कारण क्या करता है, mg बल नीचे की ओर लगाता है। लिखे तब, लिखो आगे, तब न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार फर्श भी कौन सा फर्श, लिफ्ट की फर्श। ठीक है, फर्श भी उतने ही परिणाम का
प्रतिक्रिया बल, उतने ही परिणाम का प्रतिक्रिया बल, परिणाम का प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर लगाती है, R ऊपर की ओर लगाती है, R ऊपर की ओर लगाती है, तब कुल बल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना, तब क्या हो जाएगा कुल बल। ठीक है, अभी तक जो मैंने समझाया वही थ्योरी आपने लिखा है। ठीक है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, एम द्रव्यमान के यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, एम जी है बेटा इस व्यक्ति का भार, द्रव्यमान नहीं, तो थोड़ी इस्तेमाल नहीं करना है, भार है, भार द्रव्यमान अलग अलग चीज है। द्रव्यमान क्या है, सिर्फ एम, और एम जी क्या है, भार। भार यहाँ पे लिखा हूँ, डब्ल्यू क्या है, व्यक्ति का भार लिखा हूँ, देखो पढ़ो, बगल में क्या है, एम जी। एम क्या है, इस व्यक्ति का द्रव्यमान है, मतलब ये व्यक्ति कितने किलो का है। ठीक है, वो क्या होगा इसका द्रव्यमान। अगर उसमें पृथ्वी त्वरण का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, भार। याद रखना कई स्थितियों में भार क्या हो जाता है, इसका जो भार है ना वो जीरो हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होता है। अब लिफ्ट के केस में होगा, जब लिफ्ट ऊपर से टूट के नीचे गिरेगी ना, तब क्या हो जाएगा, व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही तो वही रहेगा। द्रव्यमान भार क्या हो जाता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी न तो ऋणात्मक होगा न शून्य होगा, हमेशा द्रव्यमान अपने को रहेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर कुल बल क्या हो जाएगा, कुल बल को दर्शाते हैं बेटा हम लोग एफ से। न्यूटन सेकंड लॉ को उसमें पढ़े हो। ठीक है, द्वितीय नियम, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है ना। ठीक है, यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर कुल बल कितना लगेगा वो बता दूंगा, एम क्या है। अब ध्यान दो, यहाँ पर कुल बल कितना लगेगा, कुल बल देखना, जितना बल व्यक्ति नीचे की ओर लगा रहे हैं और जितना बल ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो अभी लगता क्या है, स्थिर है, स्थिर है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंडीशन, जितना बल नीचे और जितना बल ऊपर, तो टोटल यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा, आर क्या है ऊपर, प्रतिक्रिया बल माइनस नीचे क्या लगेगा आपका, एम जी क्रिया बल। ठीक है, तो देखो अब नीचे और ऊपर क्यों लगा रहे हैं, ये भी ध्यान दो। लिफ्ट क्या कर रही है, व्यक्ति के भार की वजह से नीचे जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन उसे नीचे जाने से कौन रोक रहा है, प्रतिक्रिया बल रोक रहा है। तो प्रतिक्रिया बल यही रीजन है, इसको क्या करते हैं, अगर ये नीचे जाना चाहता है तो नीचे को क्या कर दिया हम लोग, माइनस सी, और प्रतिक्रिया बल जो रोक रहा है, जो रजिस्ट कर रहा है, उसको किस में ले लिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस। ठीक है, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, आर माइनस एम जी। आप जानते हो आप लोग एफ इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या हो जाता है, एम ए। यहाँ पर एफ का मान क्या रखूंगा मैं, एम ए, यहाँ क्या हो जाएगा, आर माइनस एम जी। ठीक है, इधर आर माइनस एम जी है, इधर का क्या हो जाएगा, प्लस एम जी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए प्लस एम जी इक्वल टू कितना हो गया, आर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आर का मान क्या रख सकता हूँ, एम को बाहर निकाल दो, एम बाहर निकलेगा तो मतलब में क्या बचा, ठीक है, ये निकल गया। आप यहाँ पर एम जी क्या है, डब्ल्यू है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, पहला केस ये लिफ्ट में सेकंड केस का है, पहला केस तो ये है। हाँ, ध्यान देना, नहीं पहले केस है, अब ध्यान देना। एक चीज और है, यहाँ पे देखो, लिफ्ट क्या बोला गया है, स्थिर है। ठीक है, अगर लिफ्ट स्थिर होगा मतलब ए क्या है, लिफ्ट का त्वरण है, तो जिस कंडीशन में लिफ्ट स्थिर होगा, यहाँ पर त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा कि नहीं होता है ना। ठीक है, तो लिफ्ट स्थिर होगा मतलब कि लिफ्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं है, ना ही लिफ्ट नीचे जा रही है ना ही लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो स्थिर कंडीशन में क्या हो जाएगा, त्वरण का मान जीरो। तो यहाँ पर आपको अगर एम ए का मान क्या पुट करोगे, ए का मान क्या पुट करोगे, जीरो, तो एम ए क्या हो जाएगा पूरी तरह से जीरो। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या चीज, एम ए यहाँ नहीं है, ये कुल बल है, टोटल नेट फोर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो नहीं, उसमें क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब कि
क्या चीज इसमें नहीं हो रहा है, तो वही तो बताया गया यहाँ पे टोटल बल के बारे में बात की जा रही है, मतलब कि लिफ्ट में टोटल कितना फोर्स लगेगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो कैलकुलेट करने के लिए जितना फोर्स ऊपर लग रहा है और जितना फोर्स नीचे लग रहा है तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको क्या कर लिया हम लोग नेगेटिव ले लिए, ठीक है। तो ये टोटल कैसे निकलेगा, टोटल फोर्स को किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं कुल फोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर वही तो लिखा हुआ है इक्वल टू आर माइनस एम जी, ठीक है। तो एफ का मान आपको पहले से पता है क्या होता है एम एम, ठीक है। तो आर फिर आर माइनस एम जी। अब यहाँ पर लिफ्ट किस कंडीशन में बात करें हम लोग, जब लिफ्ट क्या है स्थिर हो, तो लिफ्ट स्थिर है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ए का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एम ए का मान क्या पुट करूँगा मैं, यहाँ पर एम ए लिखते हैं ना, चलो एक स्टेप और करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा एम इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान देना एम जी को आप लोग किससे दर्शाते हो, डब्ल्यू से, ठीक है। तो अगर ये डब्ल्यू है, क्या है ये डब्ल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको मैं क्या मान के चलता हूँ, डब्ल्यू डैश मान के चलता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तो नहीं, अभी इतना ही समझो आर इक्वल टू कितना होता है एम जी। अतः इस स्थिति में मशीन द्वारा बताया गया भार, मशीन द्वारा बताया गया भार वास्तविक भार के बराबर होगा, वास्तविक भार के बराबर होगा। वास्तविक भार के बराबर होगा, ठीक है। अब उस लाइन को पढ़ो और यहाँ डब्ल्यू डेस और डब्ल्यू लिखा है ना, इसका मीनिंग अभी समझ में आया, क्या पढ़े क्या लिखे पढ़ो, ये क्या लिखा है आप समझ में आया। हाँ वास्तविक भार है आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू ये लिखा है ना व्यक्ति का भार, वास्तविक भार क्या है आपका एम जी, डब्ल्यू से करते एम जी, तो ये क्या इसी के बराबर हो गया ना, आर इक्वल टू एम जी लिखा नहीं आपको, ये डब्ल्यू डैश वही तो बोल रहा हूँ, डब्ल्यू डैश हमारा जंक्शन है, हम क्या लेके चले हैं जो पाठ्यांक का रेटिंग है, आर का मान हम क्या लेके चले हैं डब्ल्यू डैश लेके चले हैं, ठीक है। तो वही है मशीन द्वारा बताया गया भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है, कब, जब लिफ्ट स्थिर हो। ऐसे ही आता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको केस पूछा जाएगा, क्वेश्चन में क्या आएगा, अगर लिफ्ट स्थिर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में मतलब कि पाठ्यांक रेटिंग कितना होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए ऐसा छोटे से डेरिवेशन बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, ठीक है। कि लास्ट हम फिर लाइन में लिखना पड़ेगा व्यक्ति द्वारा दर्शाया, मशीन द्वारा दर्शाया गया था व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। तो स्थिर के लिए ये कंडीशन होता है, सेकंड केस भी आएगा, थर्ड केस भी आएगा, सेकंड केस लिखना, ठीक है। सेकंड केस लिखते हैं फिर और समझ में आएगा इससे। ये पहला केस है, ये डायग्राम बनाना छोटा सा, फिर बनाना, हाँ लगातार डायग्राम बनाना पड़ेगा, अलग अलग केस के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये सब मिटा दें, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगा, यही डायग्राम बस बनाना, ये तो बस एक ही केस में स्टार्टिंग में बस समझाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं लिखना होता है, ना ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये लिखा है ऐसा नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं लास्ट में क्वेश्चन का वैरायटी लिखवा दूंगी, यहाँ पूरा का पूरा सिर्फ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं लास्ट में पता चल जाएगा, आगे एक एक स्टेप बढ़ोगे, ठीक है। चलो यहाँ सेकंड केस लिखो, सेकंड केस है यदि लिफ्ट लिखो, सेकंड केस यदि लिफ्ट एक समान वेग से, चलो यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ, सात केस पड़ेगा, ठीक है। लिखो यदि लिफ्ट एक समान वेग से, अरे तो बाकी थोड़े नहीं लिखना है, एक ही केस में लिखना है, आपका तो छोटा छोटा आगे बढ़ जाओगे। यदि लिफ्ट एक समान वेग से, हाँ केस 2 है, सेकंड केस है, जो भी पेन इस्तेमाल करके आप लोग यदि लिफ्ट एक समान वेग से
ऊपर या नीचे की ओर गति करे। BC ऊपर या नीचे की ओर गति करे, नीचे की ओर गति करे। सेकंड केस है, ठीक है। ओके, ठीक है। आप ध्यान देना, एक समान वेग, आप ध्यान दो, यहाँ पर ये होता था, ये क्या होता था आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता था, इसको भी नॉर्मल को किससे दर्शाते थे, आपको एक्स से, इसको किससे दर्शाते थे, टी से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, वाला से होता है, ठीक है। ये लाइन किसका है, एक समान वेग स्थिति समय ग्राफ है, लेकिन ये लाइन क्या दर्शाता है, एक समान वेग को दर्शाता है, ठीक है। एक समान वेग का मीनिंग क्या समझते हो, वेग एक समान है, उसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मतलब उसका मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो कंटिन्यू 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है। लेकिन त्वरण क्या कहता है, त्वरण क्या कहता है बताओ मेरे को, वेग में परिवर्तन बटे समय है। तो अगर ये इसी स्पीड से चलता रहेगा तो क्या वेग में परिवर्तन होगा, लगातार ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, उसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप वेग में परिवर्तन निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। वेग में परिवर्तन की दर बटे समय बोलते हैं, मतलब कि क्या होता है वहाँ पे, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल बताना पड़ता है, तब निकलता है नहीं। तो यहाँ तो एक ही स्पीड से चल रहा है ना, तो तुम्हारे पास फाइनल है, नहीं इनिशियल है क्या, नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसका वैल्यू नहीं है, तो आप नहीं निकाल पाओगे त्वरण का मान। तो यहाँ भी जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गति करती ना, तो ए का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम केस निकालना पड़ेगा। क्या निकालोगे सेम केस के लिए, यहाँ भी वही चीज निकालोगे, क्या निकालोगे, कुल बल, ठीक है। कुल बल क्या हो जाएगा, फिर वही F इज इक्वल टू R माइनस एम जी, ठीक है। R माइनस एम जी मतलब कि लेफ्ट अगर मान के चलिए नीचे की ओर आ रहा है तो प्रतिक्रिया बल उसे नीचे की ओर आने से रोकता है। ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक भी बल गायब हो जाएगा तो मान नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया F का मान क्या होता है, m, ठीक है। R माइनस कितना हो गया, एम जी, एक मान आप फिर से 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 इसी कितना हो गया, R माइनस एम जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 R माइनस एम जी, एम जी को इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर R का मान मैं कितना लिख सकता हूँ, एम जी हुआ ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको मैं W डैश मानूं, इसको क्या मानूं, W तो इसको दर्शाते हैं W से, पता है ना एम जी किसको दर्शाते हैं, W से। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, W डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, W, ठीक है। तो दूसरा केस भी क्या है, सेम है। दूसरे केस में भी क्या हो जाएगा, मशीन द्वारा दर्शाया गया भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है, सेम केस में सेम चीज है। तो देखो लिफ्ट स्थिर है, तब भी वही केस है, थर्ड कंडीशन है, ऊपर की ओर वो डायग्राम बनाया, हाँ बनाओ, कुछ लिखने वाला नहीं है क्या, हाँ लिखने वाला मिलेगा, टेंशन ना लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लिफ्ट क्या हो रहा है, ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रहा है ना, मतलब ए क्या है, लिफ्ट का त्वरण है, पहले लिखे हो, सबसे पहले देखो लिखे हो ना। तो अब इसका मान चेंज होगा, ठीक है। तो ए क्या, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है, ए का मान 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन लिखोगे, ए क्या लिखोगे, लेस देन जी, मतलब कि कभी भी ए का मान क्या होगा, जी से बड़ा नहीं होगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। क्या होगा, जी का मान हमेशा ए से बड़ा होगा। जी अभी जी जी ये नॉट इक्वल टू 0 है, एक आप नॉट इक्वल टू 0, तो उसको लिखना पड़ेगा।
हाँ नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, शून्य के बराबर नहीं है वो, ठीक है। अभी तक शून्य शून्य लिख रहे थे नहीं, जब तक लिफ्ट स्थिर है या एक समान वेग से चल रही है तभी तक ये का मान 0 होगा, ठीक है। अब लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर की ओर गति कर रही है तो क्या होगा, लिफ्ट अब चलाए मान लेना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये लिफ्ट ऊपर की ओर गति करे तब तक कंडीशन देखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या चीजें सर लिखने वाला बोलो नहीं आ रहा कुछ भी लिखने वाले, आप ही तो बोले लिखने वाला हाँ तो नीचे ये लिखना है ना, आप जो बता रहे हो उसमें लिखना है ड्राइंग बना क्या। हाँ ड्राइंग सब में बनाना है, ये कार्टून सब में है, छोटा 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 बना लो। चलो आप ध्यान देना, लिफ्ट क्या कर रहा है, आप ध्यान देना एकदम अच्छे से सुनना इसको। लिफ्ट किससे ऊपर तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। तो लिफ्ट ऊपर की तरफ मतलब कि प्रतिक्रिया बल उसे क्या कर रही है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन इस प्रतिक्रिया बल का विरोध कौन कर रहा है, आपका भार। तो यहाँ पर F इक्वल टू यही रीजन है कि हम लोग क्या लिखते हैं, R माइनस N, मतलब कि भार को ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव ले लिए, नीचे की तरफ खींच रहे इसलिए नेगेटिव ले लिए, ठीक है। इस केस में तो F का मान आपको पहले से पता है क्या होता है, M, ठीक है। R माइनस कितना हो जाएगा, mg, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। अब एक नॉट इक्वल टू 0 है मतलब a का मान हम लोग 0 नहीं रखने वाले हैं। a क्या है, लिफ्ट का त्वरण है, पहले ही पता होना चाहिए, लिखियो ना फर्स्ट केस में, लिफ्ट का त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पर m है, ठीक है, mg को इधर ट्रांसफर किया कितना हो जाएगा, mg इक्वल टू r, ठीक है। तो r का मान कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा आपका m g प्लस, ठीक है। a प्लस जी लिखो चाहे g प्लस a लिखो, एक ही मतलब है। आप ध्यान दें, हाँ सब में कॉमन निकलेगा, ठीक है, सब में। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ये mg क्या है आपका, भार है वस्तु का, ठीक है। तो इसको क्या से दर्शाते हैं आप लोग, w से दर्शाते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसको w से दर्शा रहे, इसके साथ कुछ और भी ऐड हुए हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब मैं w डैश, इसको अगर w डैश लेके चलता हूँ तो मेरे को बताओ किसका मान डाला होगा, अरे इसको शुरू से w डैश लेके चल रहे हैं, आप शुरू से w डैश लेके चल रहे हैं, ये w डैश है, ये w है, इसके साथ अब ये मान ऐड हो रहा है, पहले ये मान ऐड नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा था, w डैश का मान w के बराबर हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर w डैश का मान क्या हो रहा था, w और मान दिया हुआ है। तो अब मेरे को बताओ क्या w डैश का मान बड़ा नहीं होगा w से, होगा ना सर, उसके साथ ऐड हो रहा है तो उसका मान बड़ा होना चाहिए, इसका मान बड़ा होगा ना सर, किसका, W तो बराबर तो इसीलिए तो लिखा हूँ, क्या ये w डैश क्या है, ये कुल मान है टोटल, देखो बताओ क्या बताऊँ मैं, बड़ा समझाने में दिक्कत हो जाता है। देखो पहले आर को हम लोग क्या लिखते थे, आर को मेरे को बताना क्या लिखते हो, w, ठीक है। आप टोटल कितना लिखते थे, mg को w लिखते थे ना, ठीक है। तो mg को यहाँ पर w लिखते थे तो उसको w लिख दो, ठीक है। अब मेरे को पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो गया, mg, यहाँ पर इसका m का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर m आएगा, मतलब मेरे को बताओ w में कुछ और जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है ना, तो किसका मान हो जाएगा, w डैश का मान नहीं हो जाएगा, w डैश इज इक्वल टू कितना है, ये टोटल मान है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो आप मेरे को बताओ w डैश बड़ा होगा कि w बड़ा होगा, w डैश बड़ा होगा क्योंकि इसके साथ और भी वैल्यू अटैच है, तो ये w डैश क्या है, इन सभी का टोटल वैल्यू है। तो यहाँ पर यही लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, w डैश इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू w, ठीक है। मतलब अब इस कंडीशन में बोलूंगा क्या हो जाएगा, मशीन द्वारा मापित मान, ठीक है, वास्तविक मान से क्या होगा, अधिक होगा। कब अधिक होगा, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से, एक समान क्या, लिफ्ट एक त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करेगी, तब क्या हो जाएगा, मशीन द्वारा जो मापित मान है वो वास्तविक मान से अधिक होगा। यही बताना है आपको लास्ट में, इसका थ्योरी लिखो, लिखवाऊंगा मैं, लिखो लास्ट में लाइन लिखो, अर्थात
मतलब चूंकि लिखो, अर्थात छोड़ो, चूंकि लिख लो, ज़्यादा बेस्ट है। लिखो चूंकि प्रतिक्रिया बल R का मान बढ़ जाता है, R का मान बढ़ जाता है, अतः आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। अतः आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। तो वही है, ये डब्ल्यू डेज क्या है और ये डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू हो जाएगा आपका वास्तविक भार, और डब्ल्यू क्या है? आभासी भार। आभासी क्वेश्चन क्या है? आभासी, ठीक है। डब्ल्यू डेज है आभासी भार है, क्या है? वास्तविक भार, ठीक है। वही लिखे हो, वर्डिंग में जो लिखे हो आप समझ में आएगा। आर का मान क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए इसका मान बढ़ जाता है, तो वही है, यही है बेटा, यही है। इसको समझने के लिए यहाँ पे भार लिखे हुए ना बार बार, अगर ये वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे ना हम लोग अर्थात लिखे भार, तो ये आर क्या है सर? वो लोग आर भार नहीं है, ठीक है। इसलिए इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं? डब्ल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे भार बताया ना, डब्ल्यू इक्वल टू एमजी, तो डब्ल्यू क्या है? भार। तो यही है, ये बार बार मैं क्यों ले रहा हूँ? बुक में इतना ही दिया है, डब्ल्यू नहीं लिखा है, डब्ल्यू कुछ नहीं लिखा है। तो इसको हम लिख रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। बुक में नहीं दिया है, ये वर्डिंग बुक का नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए है। अब भार बोलूंगा तो आर मतलब मीनिंग तुम लोग के माइंड में घुसेगा ही नहीं, भार होता ही नहीं। भार मतलब क्या होता है? डब्ल्यू। क्या होता है? डब्ल्यू। चल पढ़ रहे फिजिक्स मारता हूँ मैं भी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भार रखो बस। डब्ल्यू से क्या होता है? एम जी। बहुत दिक्कत जाता है समझाने सर। चलो यहाँ पे लिखो यदि लेफ्ट, चलो एक लाइन नेक्स्ट लिखो, केस नंबर 4। केस नंबर 4, यदि लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर गति करे, यदि लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर गति करे, इसका भी मान बदलेगा। अब ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रही है? लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है ना। यहाँ पे ये केस सेम रहेगा, ठीक है। इस केस में कोई अंतर नहीं होगा। ए नॉट इक्वल टू 0 और जी का मान हमेशा ए से बड़ा होता है। अब मेरे को बताओ, जी का मान ए से बड़ा होता है क्यों लेते हो? पता नहीं पता, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पे अगर लिफ्ट भी चल रहा है तो किसकी वजह से चल रहा है? पता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से बैलेंस भी चलता है। हम भी इस लिफ्ट की सतह पे खड़े हैं तो किस वजह से खड़े हैं? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। क्यों खड़े हैं मेरी संग बताओ? आप लिफ्ट से चिपक के नीचे खड़े हो ना, ठीक है। तो लिफ्ट की वजह से नहीं, गुरुत्वाकर्षण आपको ऊपर से नीचे की ओर दबा कर रखा है, इस वजह से इस सरफेस पे टिके हो, ठीक है। तो वही है, गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा जो एक्चुअल त्वरण है उसके मान से बड़ा होगा। लिफ्ट के त्वरण से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि लिफ्ट भी पृथ्वी में स्टेबल है। उसका रीजन क्या है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी में जितनी सारी चीजें हैं सब के सब इसके दबाव में है, गुरुत्वाकर्षण के दबाव है, मतलब ऊपर से गुरुत्वाकर्षण दबा के रखा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा ये जो एक्चुअल मान है इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा अगर अलग केस आएगा ना, जो गुरुत्वाकर्षण के मान को एक मान से छोटा लेंगे, वो वाला केस भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो लिखो, लिफ्ट क्या हो रहा है? नीचे की ओर। आप ध्यान देना, देखो अब क्या हो रहा है? पहले क्या हो रही थी? लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी ना, तो उसका भार नीचे लग रहा था, लेकिन प्रतिक्रिया बल क्या कर रहा था? उसको ऊपर की तरफ खींच रहा था। अगर लिफ्ट नीचे की ओर है, ठीक है, अगर लिफ्ट नीचे की ओर है तो देखना ध्यान, लिफ्ट भी नीचे की ओर आ रही है, इसका भार भी नीचे की ओर लग रहा है,
तो उसे नीचे की ओर आने से कौन रोक रहा है? प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल। तो अब इस केस में mg को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्यों? ये अब लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, mg भी नीचे लग रहा है और लिफ्ट भी क्या लग रहा है? नीचे की ओर। लेकिन उसे रोकेगा कौन? आर उसको विरोध करेगा कि नहीं करेगा? आर क्या चाहता है? वो नीचे ना जाए। आर क्या चाहता है? वो ऊपर की ओर ही जाए। ठीक है, सेम पानी बाल्टी जैसे कुछ याद आ रहा है, सेम कंडीशन रहता है। बाल्टी नीचे जाना चाहती है लेकिन आप क्या चाहते हो? बाल्टी ऊपर आए। ठीक है, रस्सी कहाँ दो, बाल्टी कहाँ जाएगी? नीचे ही जाएगी। और आप कहाँ जाओगे? पीछे ही जाओगे, आप तक जाएगा। ठीक है, तो वही रीजन है, लिफ्ट भी सेम है। अभी क्या हो रही है? लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, लिफ्ट अपना प्रेशर नीचे लगा रही है, आपको वजन भी नीचे लगेगा लेकिन प्रतिक्रिया बल उसका विरोध करेगा। तो इस कंडीशन में mg को पॉजिटिव और प्रतिक्रिया बल को बेटा नेगेटिव देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिक्रिया बल क्या होता है? इससे पहले वाले केस में क्या था? लिफ्ट भी ऊपर जा रही थी, प्रतिक्रिया बल भी ऊपर लग रहा था। प्रतिक्रिया बल को पॉजिटिव लिए थे, इसको नेगेटिव लिए थे। इस केस में इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। चलो F इक्वल क्या हो जाएगा? mg माइनस कितना हो गया? A को क्या लिखेंगे? इसमें a नॉट इक्वल टू 0 हमेशा और g का मान बड़ा होगा हमेशा इससे। तो वही है, सेम कंडीशन है इसमें। इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा? माइनस आर इधर ले आऊंगा तो प्लस आर, तो कितना हो जाएगा? mg। ठीक है, m इधर प्लस में है ना, उधर जाके माइनस में m। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m को कॉमन निकालो, कितना हो जाएगा? G माइनस A। ये निकल गया एक और केस, यहाँ भी सेम है। अब ये क्या हो जाएगा? W डैश बराबर, आप ध्यान देना, mg क्या है आपका? एक्चुअल भार है, इसी को क्या लिखते हो आप लोग? W। अब मेरे को बताओ ये W में क्या कर रहे हो? माइनस लगा है सामने और कुछ ना कुछ वैल्यू हम घट रही है ना, कुछ घटा रहे नहीं। तो मैं आपको बताओ W डैश का मान क्या हो जाएगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें और घटा रहे हैं, ध्यान देना। ये वाला मान कितना था? mg क्या है आपका? W है। ठीक है, इसके W है, इसके आगे क्या लगा है? माइनस, मतलब और घट रहा है। एक्चुअल भार क्या कर रहा है उसमें? पहले वाले केस में, इससे पहले वाले केस में क्या था? इसमें कुछ मान जुड़ रहा था नहीं। अभी क्या रहा है? इसमें कुछ मान घट रहा है। तो इस केस में जो W डैश का मान होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? W के एक्चुअल मान से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मतलब कि इसका जो W डैश का मान आएगा ना इस कंडीशन में, मतलब कि आभासी भार वास्तविक भार से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। G माइनस R हाँ चलो ध्यान से। इससे पहले वाले केस में क्या था? लिफ्ट एक त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही थी। ठीक है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी तो आर भी क्या था? ऊपर की ओर लग रहा है, लिफ्ट दूसरी दिशा में जा रही थी। उस कंडीशन में आप क्या लिए थे? पॉजिटिव लिए थे, mg को नेगेटिव लिए थे। अब बेटा लिफ्ट भी नीचे की ओर आ रही है, आपका भार भी नीचे की ओर लग रहा है। mg क्या आपका भार है, ये नीचे की ओर लग रहा है। तो लिफ्ट को नीचे आने से कौन रोक रहा है? प्रतिक्रिया बल लगेगी ना। तो प्रतिक्रिया बल क्या है? विपरीत दिशा में लग रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो मेरे को बताओ क्रिया क्या हो जाएगी इसमें? लिफ्ट की नीचे की ओर आना क्या हो जाएगा? क्रिया। ठीक है, तो विपरीत प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी? ऊपर जो रिजल्टेंट लग रहा है प्रतिक्रिया बल, मतलब कि आर का मान क्या हो जाएगी? विपरीत प्रतिक्रिया। आर उसको नीचे आने से रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तभी तो ऐसे तन के आता है ना लिफ्ट, वही रीजन है। तो ये क्या है? प्रतिक्रिया बल है, इस वजह से जब नीचे की ओर आएगा तो इस कंडीशन में नेगेटिव लगेगा। ठीक है, ये केसेस आपको ऐसे ही याद रखना है, हर केस पता होना चाहिए, तब जाके सिंपल से बन पाएगा। चलो यहाँ पे लिखना लास्ट लाइन, चूंकि बिंदु वाला चूंकि ऐसे होना तो चूंकि प्रतिक्रिया बल आर का मान कम हो जाता है, चूंकि प्रतिक्रिया आर का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। अतः आभासी भार वास्तविक भार से कम हो जाएगा। अतः आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, वास्तविक भार से कम होगा।
तो यही कंडीशन है। केस नंबर 5 ये कहता है यदि लिफ्ट त्वरण जी से ऊपर की ओर गति करे, ठीक है। तो लिफ्ट का त्वरण हम लोग पहले ए से दर्शाते थे, अभी किससे दर्शा रहे हैं, इसको जी के बराबर मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं, जी के बराबर मार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले भी बता चुका हूँ, जो डब्ल्यू निकालते हैं नीचे में क्या होता है, वास्तविक भाग, और क्या होता है डब्ल्यू डेश आभासी भाग, ठीक है। तो डब्ल्यू का मान यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी क्या है, व्यक्ति का नीचे की ओर भाग, ठीक है, जिसमें से एम क्या है, व्यक्ति का द्रव्यमान, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एम जी। एफ का मान, एफ क्या है, कुल बल, क्या है, कुल बल। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता था, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, इसका प्रतिक्रिया बल भी ऊपर की ओर जा रही है, तो आर को उस केस में पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और एमजी को निगेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि एमजी की दिशा में आ रही है क्या, लिफ्ट नहीं आ रही है। लिफ्ट किस दिशा में जा रही है, आर की दिशा में जा रही है, ना प्रतिक्रिया बल की दिशा में। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर माइनस एम जी। एफ का मान क्या होता है, एम ए आर माइनस एम जी। आप देखो यहाँ पर इक्वल टू जी, मतलब ए की जगह क्या पुट करना है, जी। यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, ए की जगह जी पुट करूँगा, ए एम जी हो जाएगा, आर माइनस एम जी। माइनस एम जी को इस तरफ ट्रांसफर करो, कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम जी इज इक्वल टू कितना हो गया, आर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एम जी लिख सकता हूँ, इक्वल टू आर। तो आर का मान कितना हो गया, 2 एम जी, ठीक है। एम जी क्या है, एम जी को किससे दर्शाते थे, डब्ल्यू, ठीक है। तो मैं आर को किससे दर्शाता हूँ, डब्ल्यू डैश। तो एम ए को एम जी क्यों लिया है, यहाँ पे लिखा है बेटा कंडीशन, लिफ्ट त्वरण जी से अब गति कर रही है, पहले त्वरण ए से गति कर रही थी, तो ए का ए इक्वल टू कितना लिया हम लोग, जी लिए हैं। तो यहाँ पर ए की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, जी पुट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले इस कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ए इक्वल टू जी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस कंडीशन में लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से चल रही है, ठीक है। पहले इसका त्वरण कुछ और रहा होगा, लेकिन आपके कंडीशन में क्या हो रहा है, लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से चल रही है, ठीक है, ये मान के चल रहा है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है, तो इस केस से मान के चलिए कैसे चल रही है। लेकिन पहले यहाँ पर ए था, तो ए का मान कुछ भी हो सकता था, ए का मान कुछ भी होने का मतलब लिफ्ट किस स्पीड से वो चलाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है ए का मान यहाँ पर कितना हो, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो भी हो वो लिफ्ट वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जी के स्पीड से इसको चलाएंगे तो इतनी स्पीड से चलेगा, इतनी स्पीड से चल रहा है, मतलब पूरी तरह से मुक्त है, लिफ्ट ऑटो कंट्रोल में है। ऑटो कंट्रोल समझते हो ना, अपने हिसाब से कंट्रोल करके चला रहे हैं, इस केस में मान के चल रहे हैं तो लोग सेल स्पीड से चल रहा है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2 एम जी हुआ ना। तो यहाँ पर आर को किससे दर्शाते हैं, क्या डब्ल्यू डैश से। तो यहाँ पर एम जी को, एम जी क्या है, डब्ल्यू है, तो इसको मैं पूरा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। तो इस केस में मैं क्या कहूँगा, डब्ल्यू क्या है, आभासी भार, तो मैं क्या करूँगा, व्यक्ति का आभासी भार उससे वास्तविक भार का दुगना होता है। किस केस में होता है, यदि लिफ्ट त्वरण जी से ऊपर की ओर गति करे। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कैसे आएगा, यदि लिफ्ट त्वरण जी से ऊपर की ओर गति करे तब के केस में व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। तो क्या लिखोगे आप आंसर, यदि लिफ्ट त्वरण जी से ऊपर की ओर गति करे तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार का दुगना होता है। आप समझ में आया क्वेश्चन कैसे बने, ठीक है। तो ऐसा आपको केस याद रखना है, तो इसके लिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रूव करके दिखाओगे और ज्यादा बेहतर है। नीचे लिखना पड़ेगा अतः नहीं, चूंकि या अर्थात लिख लेना, मैं भी मानता हूँ पहले दिन में कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, एक एक पढ़ोगे पहले दिन समझ में नहीं निकल जाता, लेकिन बार बार वो चीज़ें करते हैं तो। नेक्स्ट केस, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या है, यदि लिफ्ट त्वरण जी से नीचे की ओर गति करे। अब क्या हो रहा है, नीचे लिफ्ट की दिशा में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। इस केस में क्या था, लिफ्ट
ऊपर की ओर जा रहा था ना। आप ध्यान देना, लिफ्ट किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। आप ध्यान दो, लिफ्ट किस दिशा में आ रहा है, mg की दिशा में आ रहा है, मतलब आपके वेट की दिशा में, नीचे की दिशा में आ रहा है। लेकिन हाँ ऊपर नीचे जाते तो हम एरो को निशान लगाते हैं, ऐसा, समझ में अच्छा लगता हाँ चलो ठीक है। आप क्या हो रहा है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि mg भी नीचे लग रहा है, लिफ्ट भी नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन इस लिफ्ट को नीचे आने से कौन रोक रहा है, प्रतिक्रिया बल रोकता है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन का थॉट यही कहता है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसको कोई ना कोई बल रोकेगा, और कौन उसका विरोध कर रहा है, आर, प्रतिक्रिया बल उसका विरोध कर रहा है। तो प्रतिक्रिया बल को हम इस केस में क्या लेंगे, निगेटिव। और लिफ्ट जिस दिशा में, किस दिशा में जा रही है, mg की दिशा में, तो mg को क्या लेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर आप F इक्वल टू क्या लिखोगे, mg माइनस आर। देखो आर को क्या लेंगे, निगेटिव, mg को क्या लेंगे, पॉजिटिव लिए ना। अब यहाँ भी क्या है, A इक्वल टू mg, क्यों है A इक्वल टू g, मतलब कि लिफ्ट त्वरण g से चल रही है। इस केस में चल रही ना, पहले A से चल रही थी, अब किस केस में चल रही है, g में चल रही है। तो इस F इक्वल टू क्या हो जाता है, ma, यहाँ पर लिखूंगा मैं mg माइनस r, ठीक है। A इक्वल टू कितना पुट करूँ, g, ये हो जाएगा mg इक्वल टू mg माइनस r, इधर देखो माइनस आर को इस तरफ ट्रांसफर करो, प्लस आर, और mg को इस तरफ ट्रांसफर करो, माइनस mg। यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूंगा, आर mg, ठीक है, ठीक है। माइनस आर इधर आके प्लस आर, यहाँ पर mg जैसे के तैसे उतार दो। अब ये वाला mg किसमें है, इस तरफ पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है, उस तरफ जाके नेगेटिव, तो इस तरफ जाके मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस mg लिखूंगा ना। mg माइनस mg क्या हो गया, जीरो, 2mg हो जाएगा, कितना हो गया, जीरो हो जाएगा नहीं, जीरो। तो देखो आपका क्या है, आर क्या हो गया, जीरो, जीरो हो गया ना, मतलब आर क्या है आपका, डब्ल्यू डैश है, आभासी है, ठीक है। लेकिन डब्ल्यू क्या है, जीरो हो गया वो, तो मतलब आपका आभासी भार क्या हो गया, जीरो। इस केस में क्या बोलोगे, यदि लिफ्ट त्वरण जी से नीचे की ओर गति करे, ठीक है, तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ये केस अच्छे से पता होना चाहिए। तो किस केस में शून्य होता है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। इस केस में आपका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ सब ध्यान होना चाहिए। यही वो केस है, यहाँ पे क्या हो गया है, त्वरण जी से चल रहा है, आभासी भार शून्य हो जाएगा, मतलब कि लिफ्ट स्वतंत्र रूप से मुक्त पतन में गिर रही, इसी को कहते हैं मुक्त पतन का केस। कौन है, याद रखना, ये केस क्या कहलाता है, मुक्त पतन। मैं बताऊं, मुक्त पतन का मतलब है बेटा, लिफ्ट की तार टूट चुकी है, ठीक है, लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है। देखो नीचे गिर रही, गति कर रही है, बोले ना, लिफ्ट की तार ऊपर से टूट गई है। जो भी आदमी लिफ्ट में खड़ा है वो किसके, अच्छा बताओ मेरे को, अगर लिफ्ट की तार टूट जाए तो लिफ्ट की त्वरण से चलेगा क्या, गुरुत्वीय त्वरण से चलेगा। क्यों गुरुत्वीय त्वरण से, क्योंकि आपको पहले से ही पता है, कोई भी वस्तु हम यहाँ से ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो नीचे जाता है, किस वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की स्पीड से चलता हुआ हमेशा, ठीक है। तो लिफ्ट भी किससे चलेगा, गुरुत्वीय त्वरण की स्पीड से चलेगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 9.8, ठीक है। उस कारण से इसका मान 0 होता है। यदि लिफ्ट, हाँ सातवां है, यदि लिफ्ट त्वरण ए, लास्ट में त्वरण ए गुरुत्वीय त्वरण जी से अधिक, गुरुत्वीय त्वरण जी से अधिक, तथा लिफ्ट नीचे की ओर गति करे, तथा लिफ्ट नीचे की ओर गति करे, चलो नेक्स्ट, ठीक है। आपके केस में क्या है, देखो लास्ट वाला केस क्या हो रहा है, यदि लिफ्ट
त्वरण ए पृथ्वी त्वरण जी से क्या हो, अधिक हो, मतलब ए इज ग्रेटर देन जी। ये साइन किसका है, ग्रेटर देन समझते हैं ना, ए बड़ा है जी से, ठीक है, तब ये कंडीशन मिलेगा। चलो आप ध्यान देना क्या बोल रहा है लिफ्ट, यदि लिफ्ट त्वरण ए पृथ्वी त्वरण जी से अधिक हो तथा लिफ्ट किसकी ओर गति करे, नीचे की ओर गति करे। इस कंडीशन में लिफ्ट कैसे आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ना, नीचे की ओर, ठीक है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये तो पता ही है आपको, डब्ल्यू को किससे दर्शाती है, दोनों आपको पता है पहले से, है ना। चलो ध्यान देना, आप लिफ्ट किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, किसकी दिशा में जा रहा है, एम जी की दिशा में जा रहा है, एम जी की दिशा में जा रहा है ना, तो किसको पहले लिखोगे, एम जी की दिशा में जाता था, मतलब एम जी को पॉजिटिव, एम जी को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ना एम जी को, तो सेम फार्मूले लिखेंगे जो लिखे हैं भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। ये समझ, ये किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, ये कैसे पता चलेगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, उस कंडीशन में पता चलेगा, ठीक है। यदि लिफ्ट ऊपर गई, ठीक है, तो आर कौन है, आर ऊपर जा रहा है, मतलब किसको लिखोगे, आर को पहले, एम जी को बाद में। यदि लिफ्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, तो डब्ल्यू एम जी के नीचे है ना, ठीक है, तो किसको लिखोगे, एम जी को पहले, आर को बाद में। ये पहले से ही पता होना चाहिए, लिफ्ट ऊपर जा रहा है नीचे, प्लस माइनस को कैसे, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो यही देखो, ये प्लस माइनस को कैसे करना है, प्लस माइनस को वहीं रहने दो, सिर्फ एम जी को आगे तो आर को पीछे, आर को आगे तो एम जी को पीछे, माइनस वही रहेगा, माइनस कभी भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलता है माइनस, रीजन ये रहता है, यहाँ पर बेटा न्यूटन थर्ड लॉ लगता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब कि एक क्रिया अगर धनात्मक में है तो दूसरी क्रिया क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट में, तो दूसरी क्रिया ऋणात्मक होगी, ठीक है, ऐसे ही बनता है न्यूटन थर्ड लॉ। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, एम जी माइनस आर। यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा क्या है, ए बड़ा है जी से, यहाँ पर मैं एफ का मान क्या लिखूंगा, एम एम जी माइनस आर, आर का मान क्या लिखूंगा मैं, आर इधर ट्रांसफर कर दूँ, इधर माइनस और इधर आके प्लस एम जी। यहाँ पर देखना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाँ ये आप ध्यान दो, क्या बोला गया है, ए का मान बड़ा है जी से, ठीक है, यहाँ दोनों जगह एम है, मतलब कि व्यक्तिगत द्रव्यमान कांस्टेंट है। अब ध्यान देना, मैं अगर मान के चलता हूँ एम का मान कितना मान के चलूँ मैं, 10 किलोग्राम, कितना मान के चलूँ, 10 किलोग्राम, ठीक है। और ए का मान मैं अधिक लेके चल रहा है किससे, जी के मान से। अगर मैं जी का मान राउंड फिगर 9.8 है ना, मैं जी के मान को कितना लेके चल रहा हूँ, राउंड फिगर 10 लेके चल रहा हूँ। ध्यान देना, जी के मान को मैं कितना लेके चल रहा हूँ, 9.8 होता है, जी का मान होता है ना, तो मैं इसको 10 लेके चल रहा हूँ, ताकि समझाने में आसानी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे को ए का मान इससे अधिक लेना पड़ेगा, जी से अधिक, क्योंकि यहाँ पर बोला गया स्पष्ट है, ए का मान किससे है, जी के मान से अधिक है, तो ए का मान मैं कितना ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ध्यान दो, देखो एम का मान यहाँ पे पुट करो 10, जी का मान कितना है 10, माइनस एन का मान फिर कितना है 10, ए का मान 11, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो जाएगा 110, यहाँ पे माइनस का साइन माइनस। आप लोग बताइए दोनों वैल्यू को घटाओगे तो मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्या आ रहा है माइनस में आएगा। तो यहाँ पर आर का मान किस में आ रहा है, नेगेटिव, किसमें आ रहा है नेगेटिव, मतलब कि माइनस में आ रहा है। तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि परिणामी बल आर कब ऋणात्मक होगा, तो ये वाला कंडीशन लिखोगे आप, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आर का मान ऋणात्मक हो जाएगा। रीजन क्या रहता है यहाँ पर, क्योंकि ए का मान जिससे बड़ा है इस वजह से होगा। तो लास्ट में क्या लिखोगे, इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल आर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अतः व्यक्ति लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा। लिफ्ट की छत से चिपकने का रीजन सुनना, आप लिफ्ट में कब तक नीचे खड़े रह सकते हो पता है, जब तक आप पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक है। हर केस में क्या ले रहे थे, गुरुत्वीय त्वरण के मान को ज्यादा लेते, लिफ्ट के त्वरण के मान को कम ले रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर भी खड़े हैं, रीजन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण हम नीचे ऊपर से नीचे की ओर दबा कर रखा है, इस वजह से खड़े हैं। तो ये व्यक्ति भी लिफ्ट में खड़ा है, तो इसका भी रीजन क्या है, वो भी गुरुत्वीय त्वरण उसको दबा कर रखा है। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाए, ठीक है, और लिफ्ट के त्वरण का मान अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप
ऊपर जाके चिपक जाओ, विद्युत त्वरण का मान तो खत्म हो गया, कम हो गया ना, ठीक है। विद्युत त्वरण का मान मैं पहले भी बताया हूँ, अब भी बता रहा हूँ, विद्युत त्वरण का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा या पूर्ण रूप से हटा दिया जाए तो आप सब के सब हवा में उड़ने लगोगे। तो अगर व्यक्ति लिफ्ट में नहीं उड़ेगा क्या, ये भी उड़ने लगेगा हवा में, ठीक है। यहाँ से लिफ्ट के यहाँ से क्या हो गया, विद्युत त्वरण का मान तो कम हो गया ना, और किसका मान बढ़ गया, लिफ्ट के त्वरण का मान बढ़ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप यहाँ से उठ के किधर चिपक जाओगे, ऊपर से चिपक जाओगे और आपका सर यहाँ से टकराएगा, ठीक है। हाँ शून्य होगा तो भी, लेकिन यहाँ पे तो कम हो गया, ठीक है। तो भी अब ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है लिफ्ट मुक्त त्वरण के हिसाब से, तो नीचे कब तक रहोगे, ऊपर नीचे धक्के मारोगे ऊपर निकालेगा, ठीक है। चंद्रमा में ये गुरुत्वाकर्षण होगा कि नहीं? तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वहाँ भी, गुरुत्वाकर्षण वहाँ भी है लेकिन कम है, हमारे यहाँ कितना है, हम लोग हाँ। तो चंद्रमा में उड़ते नहीं देखो, एस्ट्रोनॉट चंद्रमा में पैर नहीं रख पाते, उछल करते रहते हैं, लगातार उड़ते रहते हैं, ठीक है। उन्हें पैर रखने के लिए मशीन की सहायता की जरूरत पड़ती है, पीछे में मशीन लगा होता है, तो क्या करते हैं, हाँ मशीन की वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, तब जाके वो चंद्रमा की सतह पे खड़े हो पाते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो और उड़ते रहते हैं। हाँ क्या हाँ, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण होता है लेकिन हमारे यहाँ से कम होता है, इसी वजह से वहाँ पे आप एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते, कूदते रहते हैं लगातार, ठीक है। अभी जो कितना कॉन्सेप्ट पढ़ा ना उसी कॉन्सेप्ट से बनाना है, 7 के 7 नियम लगाओगे, हाँ नहीं बताना पड़ेगा, एकदम आसान है, फार्मूला बताओ तुम, होमवर्क में यही बनाओ, टाइम लिखो 60 किलोग्राम 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति एक लिफ्ट पर खड़ा है, निम्न स्थितियों में उसका भार क्या होगा, लिखो। पहला, लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकंड लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से ऊपर जा रही है, लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से ऊपर जा रही है। पहला केस है ना, पहला क्या है, लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। दूसरा लिखो, लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या लिखोगे, लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से ऊपर जा रही है, लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से ऊपर जा रही है, ठीक है। तीसरा केस है, लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से नीचे जा रही है, लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नियत त्वरण से नीचे जा रही है। अरे प्रार्थना भी बस बड़ा है, इसका आंसर एक लाइन कह सकता। चौथा लिखना, लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही है, लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही है। ठीक है, नियत का मतलब बता देता हूँ मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नियत का मतलब क्या होता है, एक समान, क्या होता है, एक समान, ठीक है। ये पहले भी बताया हूँ पढ़ाते वक्त, नियत जहाँ पे लिखता था। देखो पहला कंडीशन, नियत चाल के बारे में पढ़े हम लोग, नियत त्वरण के बारे में नहीं पढ़े, तो नियत चाल का निकालो, नियत त्वरण का मैं बता रहा हूँ।
अरे इतना छोटा छोटा क्वेश्चन भी सर आप बनाओ। सॉल्यूशन पहला, चलो कौन सा केस है? 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से ऊपर की ओर जा रही है। कौन सा केस लगेगा? 7 केस पढ़े उसमें। 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है? ए है, मतलब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। ये तो वो है त्वरण मीटर पर सेकंड। अरे त्वरण बोलते हैं लिफ्ट और 10 मीटर प्रति सेकंड मतलब कि नियत चाल बोला है। नियत बोला है ना, ठीक है। मतलब कि नियत चाल है, मतलब क्या है? एक समान वेग, चाल पे वेग वो पर सेकंड हो जाएगा। सेकंड, ठीक है, सेकंड से आ रहा है। एक नियत चाल लिखा है मतलब क्या है? चार मतलब एक समान वेग है। क्या है? एक समान वेग, ठीक है। एक समान वेग मतलब कि वेग की स्पीड दे दिया है, मतलब ये वाला कंडीशन आ गया। ध्यान देना, एक्स टी और ये है वी। आप वी किससे चल रहे हैं? 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ये कंडीशन है। एक समान वेग का पढ़ा है ना, एक समान वेग का चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है, मतलब कि उसी द्वारा उसी वेग से लगातार चलते जा रहे हैं। तो इस वेग में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। अनंत काल तक इसी स्पीड में वो चलता रहेगा। तो त्वरण निकालने के लिए क्या होता है? त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन बटे समय चाहिए होता है। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन होगा क्या? नहीं, इसी स्पीड से चलता रहेगा। तो इस कंडीशन में त्वरण का मान क्या हो जाता है? 0 होता है कि नहीं होता है? दूसरा केस पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ 1/0। तो 1/0 हो गया। फार्मूला लगा लो। फार्मूला में क्या आता है? इसका मान बताना मेरे को। इस केस के लिए आपको मान आया था R कितना आया था? mg आया था, है ना। चलो आपके पास क्या क्या है? m क्या है? m क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं? 60 किलोग्राम दिया ना। चलो तो R कितना हो गया? 7 बोले कि 60 बोले? 60 बोला ना, क्या लिख रहे हो? कितना लिखे हो? 60 है ना। हाँ चलो, यहाँ पर मान रखो R कितना हो जाएगा? हम का मान 60। G का मान कितना होता है? 9.8। अब हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में लेके चल रहा है। 10 लेने के लिए बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है। हाँ लेके चल सकते हो, कभी कोई इशू नहीं है। 10 लेके चलो तो 600 आ जाएगी चीज़। नहीं, यहाँ पर तो बुक में ना 9.8 ही लेके चलेंगे। चलो 10 लेके भी चलोगे तब भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलो इसमें 10 बोलोगे तब भी कोई इशू नहीं है। 10 ले लेते हैं, कितना आ गया? 600। और आर क्या है? डब्ल्यू डॉट, मतलब कि आभासी बल, मतलब क्या है? वेट है। वेट को किससे दर्शाते हो आप लोग? एम क्या है? द्रव्यमान है। तो वेट भी क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। लेकिन ये आई थिंक सो देखो यार, द्रव्यमान डब्ल्यू क्या होता है? एम जी होता है ना, ठीक है। एम क्या है? द्रव्यमान है। और जी क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ रहा है इसके लिए, ठीक है। चलो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? के जी मीटर प्रति सेकंड आर का मान है। पॉइंट में करोगे तब इतना नहीं आएगा, राउंड फिगर इतना आएगा। राउंड फिगर 60 नहीं आएगा। बुक में दिया उसमें मत जाओ, गलत है वो, ठीक है। बुक हमेशा सही नहीं होता है। इसको क्या लिखोगे आप लोग? 9.8 है, मतलब कि 98/10 बोला कि नहीं? इसको कट कर लो। कट करोगे आप 6 से मल्टीप्लाई करो। हमेशा बुक सही नहीं होता है बेटा। 66 42 6 थे 48 हासिल है 4 6 या 54 54 प्लस 4 58। ये लो कितना आएगा? 588। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 6। राउंड फिगर 2 कम नहीं है, 12 कम है। कोई इशू नहीं है, चलो रख सकते हो। किलोग्राम देखो आप लोग W तो क्या रखते हो? mg होता है कि नहीं होता है? होता है ना। R को क्या मान के चलते थे आप लोग? W डैश, मतलब ये भी क्या है? mg है कि नहीं है?
तो एम जी, एम मतलब क्या है, एम किससे दर्शाते हैं, द्रव्यमान को केजी से, और जी क्या है, मीटर, बुद्धि त्वरण है, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, हो गया केजी मीटर पर सेकंड, पहला हो गया। सेकंड बनाओ, सेकंड क्या होगा, सर हम लोग बना के आएंगे। नहीं बनेगा, हम और रुक जाएंगे। चलो सेकंड दिया हुआ है, लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से, ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है। अब त्वरण नियत है, एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण का केस नहीं पढ़े हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब कि एक समान त्वरण मतलब आपको त्वरण का मान दिया हुआ है, मतलब कि अब लिफ्ट क्या कर रही है, एक त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, बोला है ना, ऊपर की ओर जा रही है। सेकंड कंडीशन देखो इधर, लिफ्ट क्या हो रही है, नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, मतलब एक त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। अगर लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर जाता है उस केस में आर का मान क्या लेते हैं हम लोग, अरे वो सब छोड़ो, मेरे को यहाँ से बताओ, ये आदमी ये खड़ा हो गया, ठीक है, ये आर है, अब लिफ्ट ऊपर ही जा रहा है, ये डब्ल्यू जी है, तो आर का मान क्या हो गया यहाँ पे, चलो बताओ, आर छोड़ो यार, एफ का मान बताओ मेरे को, चलो ऐसे समझ नहीं आ रहा है, फिजिकली क्या लेते थे, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, आर को पॉजिटिव, ठीक है, माइनस क्या होता था, एम जी, एफ का मान क्या रखते थे आप लोग, एम आर माइनस एम जी, इधर ट्रांसफर। आप देखो ए का मान क्या है, आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, माइनस एम जी को इस तरफ ट्रांसफर करो, तो आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए में प्लस एम जी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर एम को बाहर निकालो, क्या हो गया, ए प्लस जी, आर का मान, आप चलो रखो, यहाँ पे एम की जगह 60 रख दिए, ए का मान कितना है 2, जी का मान कितना है 9.8, चलो तुम लोग 13 में चाहो 13 रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आर का मान फिर कितना हो गया, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो 60 इंटू कितना हो गया यहाँ पे 12, 12 छक्के 12 छक्के, किसी को नहीं पता रे क्या बोलूं मैं, हाँ वो बोलूं, चलो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड, ऐसे निकालते हैं, हाँ ठीक है, निकाल। तो ये देखो, ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डिराइव में क्यों किया, अगर आपको फार्मूला याद भी नहीं आ रहा तो ऐसे डिराइव करना सीखना, ठीक है, फार्मूला याद नहीं आ रहा तो कुछ नहीं होना, डिराइव करने तो आ जाएगा ना, ठीक है, ये डिराइव करना सिखाया, ये निकल गया। तीसरा विषय निकालो, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड की नियत त्वरण से नीचे, लिफ्ट नीचे, ध्यान दो, लिफ्ट बना फटाफट, ये लिफ्ट बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक आत्मा को बढ़ा देती है, ठीक है, ऊपर ले जा रहे हैं आर, नीचे क्या लगेगा एम जी, ठीक है, आप ध्यान दो, नीचे जा रही है लिफ्ट, नीचे जा रही है, एम जी किसमें होगा पॉजिटिव, आर नेगेटिव, तो एफ का मान क्या लोगे आप, एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, ठीक है, अब एफ का मान एम ए, ये क्या होगा एम जी माइनस आर, एक मान दिया हुआ आपको, पूरा ध्यान देना, आप उधर ट्रांसफर करो, आर माइनस से किधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आर एम जी, ठीक है, एम ए उधर जाएगा तो माइनस एम, ठीक है, चलो एम को कॉमन निकाल दो, कितना हो गया जी माइनस ए, यही निकला होगा फार्मूला, क्या है ना, चलो पुट करो मान, एम का मान 60, जी का मान 10, ए का मान 2, आर का मान कितना हो जाएगा 60, 10 माइनस 2 8, 8 छक्के, अरे हमारा भी यार नहीं, 8 छक्के पूछ रहे हैं, बच्चे का जवाब नहीं है, कितना होता है 8 छक्के 48, बहुत देर से रिप्लाई आया, चलो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वाह क्या दिया करो, ये भी निकल गया। तो ऐसे हर क्वेश्चन बना सकते हो, बस कॉन्सेप्ट माइंड एकदम सही लगाओ, एक इन्हीं चीज़ों में हारते हो, डेटा देखते हो ना, न्यूमेरिकल हिम्मत ही हार जाते हो, बनेगा ही नहीं सर न्यूमेरिकल, सर पटक के आ जाते हैं एग्जाम में, जबकि सबसे आसान चीज़ होती है न्यूमेरिकल और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट होता है न्यूमेरिकल। उसमें तो ऐसे कुछ नहीं है, क्या बनाओ, वो तो बैठे बैठे बन जाएगा, क्या बोला गया मुक्त त्वरण से गिर रही है, मुक्त त्वरण का कंडीशन बताओ, चलो बनाओ, चौथा नंबर, चलो बनाओ, सबका आंसर सही चाहिए क्या, और ये नीचे क्यों आ रही है, आज का नीचे क्यों
राइटिंग तो एफ का मान क्या होगा, लिफ्ट नीचे आ रही है, मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, मतलब कि ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा जी। ठीक है, अब ध्यान दें एफ का मान क्या हो जाएगा, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, किसको पॉजिटिव लेंगे एम जी, यहाँ पर लिखूंगा एम जी माइनस क्या होगा आर, एफ इक्वल टू एम ए कितना हो गया एम जी माइनस आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एम जी, ये इधर आके पहले इसको उधर करेगा, आर को माइनस है उधर आर इधर पड़ेगी एम जी माइनस एम जी, ये आर इक्वल टू कितना हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे निकालना तो ऐसे निकालना। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों को बनाओगे।